जी वेलकम बैक नाजरीन। अब शेख साहब से हम सवालात करेंगे। अच्छा सर, ईरान का ये जो अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिस्टम, ये जो स्टोरेज है, ये क्या है और मिज़ाइल स्टोरेज से इसराइल क्यों खौफज़दा है? बहुत शुक्रिया नया। जी सर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा वाज़े तौर पे जिस वक्त ये जंग शुरू हुई पहले ही दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने ईरान की तमाम जो हथियारों की जो उनकी कुव्वत थी उसको हमने तबाह कर दिया। कल नायाब एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ईरान ने अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का, अपनी जो भी कैपेसिटी है वार की, वो उन्होंने उसमें जो है ना उसका एक अमली मुजाहरा जो है ना एक वीडियो में दिखाया है। उसमें ईरान के अंदर नायाब एक स्टोरेज दिखाई गई है जिसके अंदर ईरान के लोगों ने, ईरान की IRGC ने, ईरान की हुकूमत ने जो अपने मिज़ाइलों का जो ज़ख़ीरा है वो उसको थोड़ा सा शो ऑफ कराया। उसके साथ साथ नायाब ये सिर्फ अगर बात स्टोरेज तक रहती तो ये जो वीडियो थी इतनी वायरल नहीं होनी थी, ये इतना हवा नहीं बनना था, ये इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए ये इतनी कोई ख़तरनाक बात नहीं होनी थी। तो इसके साथ साथ उन्होंने इसकी स्टोरेज के साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया है कि उसी स्टोरेज के अंदर जो है ना उनकी जो मिज़ाइल की प्रोडक्शन भी हो रही है और उसी स्टोरेज के अंदर ड्रोन की प्रोडक्शन हो रही है। और तीसरी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो ये जो इनकी जो पनाहगाहें हैं, जो इनका जो स्टोरेज है उसी के अंदर इनकी जो मिज़ाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी भी दिखाई गई है। अच्छा। तो नायाब ये वीडियो सामने आने के बाद इसराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, जो CNN की कल की रिपोर्ट इस वीडियो के बारे में आई है, जो उसमें एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे ये लिखा गया है कि ईरान के पास पहले से 40 गुना ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है मिज़ाइल की, ड्रोन्स की, रॉकेट्स की, और जो उनकी लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, जो अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से जो 11,000 वेपन इस्तेमाल किए गए उनकी वजह से जो 470 इनके पास जो लॉन्चिंग पैड थे वो उसमें से 200 डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो अब जो ये टाइम मिल गया है, वो टाइम ईरान को मिला है, ईरान ने अपनी तैयारी की है। वो जो 200 लॉन्चिंग फैसिलिटी थी, जो इनके पास जो लॉन्चिंग पैड थे, वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। अच्छा नायाब, थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूँ, अगर ये मिज़ाइल जो है, ये जो स्टोरेज है, अगर मिज़ाइल के ज़ख़ीरों तक रहता, इसके साथ साथ वो उसमें प्रोडक्शन की जो उनकी सलाहियत है वो भी दिखाई गई है। उसके बाद जो है ना उसको लॉन्चिंग फैसिलिटी भी दिखाई गई है। ये अंडरग्राउंड से आके ये उस पनाहगाह से बाहर आते हैं, उसके बाद वहाँ से मिज़ाइल लॉन्च होते हैं, वहाँ से ड्रोन लॉन्च होते हैं, उसके बाद ये दोबारा फिर अंदर जो है ना उस स्टोरेज में चले जाते हैं। जो CNN की रिपोर्ट है उसमें जिस तशवीश का मुजाहरा किया गया है, उसके साथ साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में लिखा है, वो ये लिखा है कि ये जो स्टोरेज है ये कई 100 मीटर नीचे बनी हुई है। अच्छा। तो अमेरिका के पास जो इस वक्त जो B-2 बॉम्बर है, जो उनके पास एक जो बंकर बस्टर बम है जिसके ज़रिए वो 200 फुट के अंदर जाके वो उसके बाद जो है ना ज़ेरे ज़मीन जो तबाही फैलाता है। तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो पनाहगाहें हैं अमेरिका के उस B-2 बॉम्बर की जो हदूद है, जो उनकी कैपेसिटी है, ये उससे बाहर है। उसके बाद उन्होंने एक और बात का इंकशाफ किया है कि अगर अमेरिका खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये जो उनकी पनाहगाहें हैं, ये जो स्टोरेज है, ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये आप कह लें जो उनकी लॉन्चिंग फैसिलिटी है, तो न्यूक्लियर अटैक भी इसके ऊपर जो है ना वो असर नहीं करेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन के जो नशरियाती इदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, CNN कह रहा है, तो उनकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया है। और जिस तरीके से ईरान ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से ईरान ने अपनी प्रोडक्शन जो सलाहियत है वो दिखाई है, जिस तरीके से ईरान ने अपने जो ज़ख़ीरा किए हुए जो अपने जो एडवांस मिज़ाइल हैं, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने जो खुरम शहर 4 को दिखाया है, जो उनका सबसे
बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल सबसे एडवांस है उसको भी दिखाया है, उसका ज़ख़ीरा दिखाया है। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लॉन्चिंग अपनी फैसिलिटीज़ दिखाई हैं, इससे अमेरिका और इसराइल के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। लेकिन हम इसके बरक्स देखेंगे, आगे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये तो हम बात कर रहे हैं ईरान की सलाहियत की, ईरान की काबिलियत की। आगे हम प्रोग्राम में बात करेंगे इसके बरक्स जो है वो अमेरिका के पास हथियारों की क्या सूरत है। अच्छा सर, जिस तरीके से अमेरिका थ्रेटन करता है ईरान को और धमकियां लगाता है खुलेआम, लेकिन ईरान जो है वो अपने तसलसल में काम किए जा रहा है, वो अपने आप को सेफ कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अब ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ पर जो है टोल बोथ बना दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल कलेक्शन जो इन्होंने शुरू कर दी है, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा नयाब, ये जो मामला है टोल बूथ वाला, टोल कलेक्शन वाला, ये बेसिकली ईरान का मौक़िफ़ ये है। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, उनका भी एक ट्वीट आया है। और जो ईरान का मौक़िफ़ है इस टोल बूथ के बारे में, टोल कलेक्शन के बारे में, वो ये है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो जंग मुसल्लत की गई थी, ईरानी मौक़िफ़ ये है कि वो बिल्कुल गैर कानूनी जंग थी। ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था। ईरान बिल्कुल पुरअमन जो है वो अब उसको न्यूक्लियर जो अनरिच यूरेनियम था उसको जो है ना उन्होंने पुरअमन मकासद को इस्तेमाल करने के लिए वो जा रहे थे। लेकिन उनके ऊपर ये जो जंग मुसल्लत की गई, उनके जो आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद किया गया, उसके बाद हमने ये देखा जिस तरीके से मनाब के अंदर शजरा तैयबा स्कूल में बच्चियों को शहीद किया गया, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से 11,000 के करीब वेपन्स जो इस्तेमाल किए गए, जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जो उनके ऊपर बम गिराए गए। तो ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हम पर ये जो जंग मुसल्लत की गई थी ये गैर कानूनी जंग थी, इसमें हमारा 250 बिलियन डॉलर के करीब नुकसान हुआ है। उनकी पहली शर्त ये है कि अगर ये जंग बंद होती है या मुज़ाकरात होते हैं तो सबसे पहले तो अमेरिका हमारे ये जो नुकसान हैं इनको पूरा करे। तो ऐसी तो कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती कि अमेरिका उनके नुकसान को पूरा करता हुआ नज़र आए या इसराइल को उनको पूरा करता हुआ नज़र आए। तो ईरान की जो IRGC है उसने ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने अब ये बाकायदा तौर पे एक टोल बूथ बना दिया है और उन्होंने वहाँ बाकायदा एक बड़े जहाज़ से $1 मिलियन के करीब टोल टैक्स जो है ना वो वसूल करना शुरू कर दिया है। तो ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जो हमारे नुकसान हुए हैं इस जंग में, उस जंग से जो ईरान के ऊपर गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत की गई थी, जो ईरान पर जुल्म किया गया, ईरान पर बर्बरियत की गई, तो उसमें जो नुकसानात हुए हैं हम इस टोल बूथ के ज़रिए, हम इस टोल कलेक्शन के ज़रिए वो बड़े जहाज़ों से $1 मिलियन के करीब जो है वो वसूल करने जा रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा वहाँ एक टोल बूथ भी बना लिया है और ये काम उन्होंने करने के लिए बिल्कुल बाकायदा IRGC ने एक बाकायदा फोर्स तैयार कर ली है। तो अभी टोल बूथ के ज़रिए अभी जो जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं, जो हम अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत ईरान वहाँ से अपने इन जहाज़ों को जिनसे वो टोल लेता है उनको एक सेफ पैसेज के थ्रू वहाँ से निकाल देता है, उनके जो सिग्नल वगैरह बंद किए जाते हैं, और जिस तरीके से भी उनकी जो स्ट्रेटजी है, तो नायाब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जब तक उनका नुकसान पूरा नहीं होगा वो आबना हुर्मुज़ से टोल वसूल करेंगे। और सर ये बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पहले उनके ऊपर जंग को इम्पोज किया, उसके बाद उनका इतना नुकसान किए, तो फिर ऐसा तो फिर होना ही था। अच्छा सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से शिपिंग कंपनियां बड़ी परेशान नज़र आती हैं। ये परेशान क्यों हैं और इनकी परेशानियां कैसे हल हो सकती हैं? इसमें जो शिपिंग कंपनियां हैं इसमें नायाब उनके लिए बहुत ही अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। तो नायाब अगर हम शिपिंग कंपनीज़ को देखें तो हमें बड़ा वाज़े तौर पे ये नज़र आएगा इस जंग में जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके पास हमें 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो शिपिंग कंपनी के पास हमें ये नज़र आ रहा है कि वो $1 मिलियन या $2 मिलियन जो पर जो जहाज़ है वो ईरान को टूल देने के बाद उस सेफ पैसेज के थ्रू वहाँ से निकल जाएं। तो उसके इस पहली शर्त पे अगर वो काम करते हैं तो वो ये बड़ा हमें वाज़े तौर पे नज़र आता है
कि हमें ये चीज़ें जो हैं जो $2 मिलियन की कास्ट जो है वो उस जहाज़ के ऊपर और उन शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर जो है ना वो हमें वो डलती हुई नज़र आ रही है। अगर ये $2 मिलियन का जो एक्सपेंस है उस जहाज़ के ऊपर डलता है तो ये जो इनकी जो कास्ट है वो एक अंदाजे के मुताबिक जो फ़र्ज़ करें कि अगर $1 लाख आती है एक की कास्ट, तो वो तकरीबन 40% ऊपर जा रही है, तो 40% जो है ना उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये शिपिंग कंपनीज़ के लिए ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है कि वो अगर टोल देते हैं तो वो टोल देने के बाद उनकी जो कास्ट है, लॉजिस्टिक कास्ट जो है वो 40% ऊपर जाती है। तो जो उनके कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, जो दूसरे जो इनसे सामान जो करते हैं, वो उसके बाद इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कास्ट है वो भी तकरीबन 40% जो है ना पहले से ज़्यादा हो चुकी है। अब शिपिंग कंपनीज के पास पहला तो रास्ता ये है कि ये कुछ खुद बर्दाश्त करें, कुछ अपने कस्टमर पे डालें और जो है ना ये लॉजिस्टिक कास्ट जो है वो एंड यूज़र के तक जो है ना वो जाए। तो पहला रास्ता ये है इनके पास। दूसरा उनके पास ऑप्शन नायाब ये आता है कि ये अगर आबना हरमज़ को इस रास्ते को छोड़ते हैं तो वो एक अफ्रीका के रास्ते दूसरा रास्ता आता है, उसके ज़रिए वहाँ से वो जा सकते हैं। अगर उसके ज़रिए वो वहाँ से जाते हैं तो ये जो आबना हरमज़ का रास्ता है उससे वो रास्ता तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बन जाता है और वहाँ उनकी जो पेट्रोलिंग की कास्ट है, जो उनका पेट्रोल का खर्चा है, जो डीजल का खर्चा है, वो उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये आता है कि वो अफ्रीका के ज़रिए जो इसके अल्टरनेट रास्ते हैं वहाँ से अपने शिप जो है ना वो गुजारें, आबना हरमज़ को छोड़ दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी जो है ना वो बहुत कास्टली जो है ना वो पड़ जाता है। इस पर भी शिपिंग कंपनीज जो है ना वो बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। और तीसरा ऑप्शन नायाब इनके पास शिपिंग कंपनीज के पास ये बनता है कि वो जब तक ये आबना हरमज़ वाला मामला हल नहीं होता, जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जिस वक़्त तक ईरान की हुकूमत, ईरान की IRGC इन मामलात को सेटल डाउन नहीं करती, उस वक़्त तक अपने मामलात और कारोबार को वो बंद करके बैठ जाएं। तो इन तीनों सूरत हालों में जो शिपिंग कंपनीज है इस वक्त कशमकश का शिकार हैं। तो आपने ये देखा होगा जिस तरीके से जो फर्टिलाइज़र है, जो हमने जो खाद है जो गल्फ़ के ममालिक से जो हमारे एशियन कंट्रीज़ को आती है, तो वो जो फर्टिलाइज़र है अगर वो टाइम के ऊपर जो है नहीं पहुंचता तो नायाब जो ये एशियाई ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें इंडिया भी है, इसमें जापान भी है और जिसमें दूसरे ममालिक श्रीलंका है, नेपाल है, अगर ये फर्टिलाइज़र टाइम पे उन फसलों को नहीं मिलेगा तो ये जो सारे ममालिक हैं और ये पूरा खित्ता जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक तो जितने भी जहाज़ जो फर्टिलाइज़र लेकर आ रहे हैं या जो भी फर्टिलाइज़र लेकर जाना चाहते हैं तो उनको जो उनके जो कस्टमर्स हैं, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो टोल टैक्स देने के लिए एग्री हैं, क्योंकि ये अगर फर्टिलाइज़र का जो कहत पैदा हो गया या फर्टिलाइज़र की अगर शार्टेज हो गई तो ये पूरा खित्ता जो है आप कह सकती हैं कि ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा। और दूसरी एक और बात इसमें जो बड़ी सीरियस है नया, वो ये है कि दुनिया की तकरीबन कोई 45% जो फर्टिलाइज़र है वो इसी रास्ते से गुजर के जाता है। तो ये तेल से भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला ये है कि फर्टिलाइज़र का उन मुल्कों तक ना पहुंचना, उन फसलों तक ना पहुंचना। अगर ये चीज़ें फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचता तो ये पेट्रोल से भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जो है ना हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है सर। देखिए पेट्रोल की किल्लत हो गई थी और उसकी जो प्राइजेस थी वो आसमान को छूने लग गई थी, और अगर ये जैसे फर्टिलाइज़र की आपने बात की या शिपिंग कंपनियां अपना काम ठप कर दें, बंद कर दें, तो महंगाई जो है वो तो बस से बाहर हो जाएगी। और अभी ही महंगाई का बहुत बुरा हाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर मुल्क में यही हाल है महंगाई का। अच्छा सर, इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी है, जिसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया ईरान ने। क्या जवाब दिया ईरान ने, इसराइली जो इनके वज़ीर दिफा हैं इस धमकी पे? इसराइल की तरफ से आपको पता है नयाब जिस तरीके से इन मुज़ाकरात को, इस जंग को दोबारा शुरू करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इसराइल की ये पूरी कोशिश है
किसी भी तरीके से ये मुज़ाकरात जो है कामयाब ना हो, तो हम गाहे बगाहे हम ये चीज़ें देख रहे हैं इसराइल की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाता है कि जिसकी वजह से हमें ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो, ये मुज़ाकरात जो किसी तरफ ना जाएं, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर दोबारा हमला करें। तो ये जो इसराइल के वज़ीर दफ़ा हैं, इनका नाम भी जो है इसराइल है, इनको इसराइल कार्ड्स के नाम से जो जाना जाता है। इन्होंने एक बयान दिया है, एक इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम सिर्फ अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रैगर पर हैं, जिस वक्त भी हमें अमेरिका की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम ईरान को दोबारा पत्थर के दौर में स्टोन एज में ले जाएंगे। हम ईरान की तमाम मिलिट्री जो इनकी जो एसेट्स हैं उन पे हमला करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बहुत घनौना बयान का दिया है, उसमें इन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि हम मिलिट्री जो इनके जो एसेट्स हैं इसके साथ साथ हम इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेंगे। उसके साथ साथ जो इनकी सिविलाइजेशन है, जो हमने आपको पता है बात करते हुए हमें बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आता था कि जिस तरीके से लोगों के डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते थे, हम ये बड़ा वाज़े तौर पे सुनते थे कि जिस तरह उन्होंने सिविलाइजेशन को तबाह करने की धमकी दी, जिस तरीके से अब इसराइल के वज़ीर दफ़ा की तरफ से ये बयान आया कि हम भी ईरान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे। तो इस नायाब बयान आने के बाद ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की जो IRGC है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने इनको जवाब ये दिया, उन्होंने फौरी तौर पे अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद उन्होंने वहाँ के जो तेहरान के अंदर एक मिज़ाइलों से भरे हुए ट्रक जो है ना वो ला के खड़े किए। उसके बाद इन्होंने जो एक अपने जो स्टोरेज हैं, उनकी जो मिज़ाइल के स्टोरेज हैं, मिज़ाइल की जो उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो उनके लॉन्चर्स हैं, उसकी भी एक वीडियो जारी की। तो इससे उन्होंने इसराइल को ये पूरा जवाब दिया है जिस तरीके से हमें ईरान के अंदर जो डिफेंस सिस्टम जब एक्टिव हुआ तो धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। जिस तरीके से ईरान ने अपनी तैयारी करके इसराइल के वज़ीर दफ़ा जो इसराइल कार्ड्स हैं उनको जवाब दिया। तो नायाब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश है कि ये जंग ख़त्म हो, मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाब हों और ईरान अमेरिका मिलकर जो है ना किसी टेबल के ऊपर किसी नतीजे पर पहुँचे। हमने ये देखा था जिस वक्त ये जंगबंदी पहले हुई थी उसके फ़ौरन बाद इसराइल ने जिस तरीके से लबनान के ऊपर हमला किया, लबनान के जो सिविल लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस तरीके से बूढ़ों, बच्चों, औरतों को इसराइल ने शहीद किया, ये हमने बड़ा वाज़े तौर पे देखा था। ये उस वक़्त भी कोशिश थी इनको मुज़ाकरात को सबोताज करने की, ये अब भी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने ये देखा जिस तरीके से इसराइल और लबनान के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बगैर पूछे 3 हफ्ते की इसमें तोसी की है, तो ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस, जो जैरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, इन मुज़ाकरात को किसी तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर दफ़ा की धमकी के बाद ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया है और ईरान ने अपनी जो पावर को शो करवाया है और ये बड़ा वाज़े तौर पे इसराइल को ये जवाब दिया है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल जी, ईरान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है और उन्होंने कहा है, सर सीधे लफ्ज़ों में यही कहा है ना कि ये ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है, तो ध्यान से ज़रा रहिएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से हम ईरान के नुकसानात की बात करते हैं, ईरान की आला क़यादत को शहीद किया गया, वहाँ बच्चियों को शहीद किया गया, स्कूल के ऊपर जैसे हमले हुए, ख़वातीन को, और जो है और बहुत सारे नुकसानात किए गए। इसी तरीके से अमेरिका के भी ऐसे ही नुकसानात हुए हैं और अमेरिकी जो बजट है वो भी इसके बहुत ज़्यादा असर में है। पेंटागन की तरफ से जंग के अखराजात का जो बजट है वो जारी किया गया है, जिसको अमेरिकन थिंक टैंक ने रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा ये तो रिपोर्ट ही बिल्कुल जाली है। तो सर आप इस रिपोर्ट को, इसको किस तरह से देखते हैं जो बजट उन्होंने जारी किया? नया पेंटागन की तरफ से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं ये बड़े गुमराह कुन हैं।
तो वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़ा वाज़े तौर पे इन अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दिया है और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि पेंटागन ने जो फिगर जारी किए हैं वो उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इन 53 दिनों में जो अमेरिका के अखराजात आए हैं वो $54 बिलियन के हैं। ये $54 बिलियन के जो अखराजात हैं ये अमेरिका के तकरीबन 53 दिनों में आए हैं। ये तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो ये नायाब 10 लाख पर सेकंड का खर्चा बनता है और 350 करोड़ पर आवर का खर्चा बनता है। इसमें जो वेपन्स जो इस्तेमाल किए गए वो जो उनकी पेंटागन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो 11,000 जो वेपन्स हैं, हथियार हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए। इसमें नायाब जो टोमाहोक मिज़ाइल है इसकी ये तकरीबन जो 35 करोड़ रुपए का तकरीबन बनता है। तो वो इस्तेमाल किए गए, पैट्रियट इस्तेमाल किए गए, थॉर्ड इस्तेमाल किए गए। इनकी तकरीबन जो कास्ट बनती है वो $5 बिलियन पर इंटरसेप्टर की बनती है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो 50 करोड़ का एक इंटरसेप्टर, एक मिसाइल बनता है। तो नया पेंटागन ने ये जो अदाद-ओ-शुमार बताए हैं तो हार्वर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये गुमराह कुन है। हार्वर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका के जो इन 53 दिनों में जो अखराजात हुए हैं उनको हथियारों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, इसमें फ्यूल भी लगता है, इसमें लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस कास्ट भी है और इसके साथ साथ जो उनके जहाज़ों का नुकसान हुआ है उसमें नायाब हमने ये देखा है कि अमेरिका के F-35 2 जहाज़ तबाह हुए हैं, के C-135 जो उनके रीफ्यूलिंग टैंकर हैं वो तबाह हुए हैं। उसके बाद हमने F-15E तकरीबन 4 के करीब गिरते हुए नज़र आए हैं। तो नायाब अगर हम F-35 का अगर हम एक जहाज़ का उसका कास्ट का वो अंदाज़ा लगाएं ये तकरीबन 900 करोड़ रुपए का एक जहाज़ बनता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पेंटागन के जो अदाद-ओ-शुमार हैं इनकी बिल्कुल मुखालफत की है और ये कहा है कि जो अमेरिका का इस जंग के अंदर जो एक्सपेंस हुआ है आप अगर इन चीज़ों को रिप्लेस करेंगे मौजूदा हालात में मौजूदा कीमत के मुताबिक तो वो इनका $1 ट्रिलियन के करीब इनका खर्चा आता है। तो ये जो कास्ट है इसकी जो $1 ट्रिलियन है ये तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। तो नायाब अगर एक सिफर के आगे आप अगर 14 सिफर लगाएं तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके मुताबिक इनका जो एक्सपेंस है वो $1 ट्रिलियन है। और थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूं जो अमेरिका का एक साल का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन आप कह लें कि $1 ट्रिलियन के करीब है। और इस $1 ट्रिलियन के बजट को अब ये जो अफवाहें हैं वो गर्दिश करने जा रही हैं और जो पीट हेग्सेट हैं वो भी ये कह चुके हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, वो इस बजट को $1.5 ट्रिलियन तक लेकर जाना चाह रहे हैं। तो नायाब ये जो 53 दिनों की जो जंग है ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ चुकी है। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है एक बाइतमाद इदारा है और उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका का इन 53 दिनों में $1 ट्रिलियन का एक्सपेंस आ चुका है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अफ़गानिस्तान की जंग को देखें जो कितनी लंबी चली थी, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का एक्सपेंस आया था वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि $2 ट्रिलियन था। उसके साथ इराक की जंग का हम अगर जो इसका एक्सपेंस देखें जो पेंटागन के दादो-शुमार हैं उनके मुताबिक इराक की जंग जो इतने साल चली उनमें उसका $5 ट्रिलियन जो एक्सपेंस आया था। तो आप उसके कंपैरिजन में अगर ईरान की जंग को देखें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और अमेरिका समझे कि एक दलदल में फंस चुका है। आप इसके सिर्फ 4 हफ्तों का एक्सपेंस आप कह सकती हैं कि $1 ट्रिलियन आ चुका है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ साथ अमेरिका जो है ना उस दलदल में फंसता जा रहा है। ये जो पेंटागन के अदाद-ओ-शुमार हैं ये बिल्कुल गुमराह कुन है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम को अपने लोगों को धोखा देने के लिए हैं। अमेरिका का इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा इनका एक्सपेंस आ चुका है।
अच्छा सर, ईरानी क़यादत में फूट पड़ गई है। इस्राएली मीडिया का ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपोगंडा उन्होंने किया है, वो भी बेनकाब हो गया है। वो क्या प्रोपोगंडा था, वो ज़रा शेयर कीजिए जी। अच्छा नयाब, इसमें जो ईरान की तरफ से 23 अप्रैल को 9:14 पर ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि ईरान के अंदर जो ईरानी क़यादत है और IRGC है, इसके ख़िलाफ़ इनके आपस में इख्तलाफात जो हैं शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने इसराइल का एक चैनल है, चैनल 12, जिसको आप नीम सरकारी चैनल भी कह सकते हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक की कि ये जो अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए या दौरे के लिए, जिस भी मकसद के लिए आ रहे हैं, तो ईरानी जो स्पीकर हैं अली बाकर कालिबाफ, उन्होंने अपने स्पीकर की जो सीट है उससे इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा। तो ये जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए, जिस तरीके से इसराइल की तरफ से बयान आए, जिस तरीके से उन्होंने इसको मीडिया पर शेयर किया, तो नयाब जो ईरानी हुकूमत थी, ईरानी गवर्नमेंट थी, ईरान की जो लीडरशिप थी, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहूँगा जिस तरीके से उन्होंने इनको जवाब दिया है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो IRGC है, इसके मुख्तलिफ विंग्स हैं। IRGC उसमें एरोस्पेस आती है, IRGC नेवी आती है, उसके बाद IRGC कुद्स फोर्स आती है, उसके बाद आप कह लें कि प्रेसिडेंट पेजिशकियान आते हैं, उसके बाद जो स्पीकर हैं अली बाकर कालिबाफ वो आते हैं, उसके बाद उनके जो जुडिशरी के चीफ हैं मोहसिनी इजाई, उनका वो आते हैं। ये आपको ईरान की सुप्रीम लीडरशिप और IRGC की मेन आपको मैंने स्ट्रीमलाइन बता दी। जब इसराइल की तरफ से ये प्रोपोगंडा किया गया 23 अप्रैल को, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रोपोगंडा किया गया कि ईरान के अंदर IRGC और मुज्तबा खामनेई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, उसी वक्त ये जो मैंने आपको सारी जो डिटेल दी है, इन तमाम लोगों की तरफ से एक ट्वीट और बिल्कुल सेम हरफ ब हरफ इन तमाम की तरफ से एक ट्वीट शेयर किया गया। वो ट्वीट ये था कि उनमें मुज्तबा जो खामनेई हैं उनकी लीडरशिप पे भरपूर इत्मीनान का इजहार किया गया था, और ये उन्होंने कहा कि ये ईरान की जो लोग हैं, ईरान के जो IRGC है, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की जो दूसरी फोर्सें हैं, वो बिल्कुल मुत्तहिद हैं। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने पैगाम दिया जो इसराइल की तरफ से प्रोपोगंडा किया गया, जो ट्रंप की तरफ से जो उनका जो एक ट्वीट करने का अंदाज़ है, उसमें उन्होंने ईरान की क़यादत के बारे में जो कहा था, तो ये ट्वीट के ज़रिए इनकी पूरी जो लीडरशिप है एक ही ट्वीट हरफ ब हरफ उन्होंने करके ये इसराइली प्रोपेगंडे को और ट्रंप को यह बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाब दिया। वाज़ेह तौर पे जवाब दिया, बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट पे वक्त की किल्लत है, बस शॉर्ट बताइएगा कि ईरान खुरम शहर 4 मिसाइल को तेहरान में पब्लिक स्क्वायर पर आवाम के लिए मंजर आम पर ले आया है, क्या ये इसराइल को एक खामोश पैगाम है? बिल्कुल, ये नायाब खुरम शहर 4 जो है इनका बड़ा एडवांस मिसाइल है। इसकी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, इसकी जो रेंज है वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, और ये इसके तकरीबन 1.5 टन के करीब जो है और वारहड लेकर जा सकता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये न्यूक्लियर जो वारहड है वो भी लेकर जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे इसकी बड़ी खासियत है कि ये जब जो एटमॉस्फेयर से वापस अपने टारगेट की तरफ आता है तो इसके अंदर मैनूवरेबल टेक्नोलॉजी है। वो मैनूवरेबल टेक्नोलॉजी ये है कि ये 1.5 टन का वारहेड लेके अपना रास्ता तब्दील करते हुए अपने टारगेट को हिट करता है, और जो भी उनका जो वहाँ डिफेंस सिस्टम होता है इसको नहीं गिरा सकता। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने बात की कि ईरान के ऊपर तो ये जंग महंगी है और जिस तरीके से ईरान के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं है, उसके भी नुकसान हो रहे हैं, और उनकी जो अवाम है यानी कि अमेरिकन अवाम वो भी महंगाई के तूफान में फंस चुकी है, और अमेरिका खुद भी कर्ज़ों की दलदल में बुरे तरीके से दबता चला जा रहा है। लेकिन न जाने क्यों वो होश के नाखून क्यों नहीं लेता। लेकिन
लेकिन अब जिस तरीके से मुज़ाकरात की बात चल रही है और इसराइल और लिबनान के दरमियान भी सीज़ फायर चल रहा है, ईरान के साथ भी ऐसे ही सीज़ फायर तो मौजूद है, कायम है, तो लग यही रहा है कि ट्रंप भी खुद भी थक चुके हैं, उनकी आवाम भी थक चुकी है और उनकी क़यादत भी थक चुकी है। तो अच्छे की दुआ करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।